आयुष सूर्यवंशी। क्रिकेट की दुनिया में सबसे रोमांचक मुकाबला जिसका इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। और आयुष, स्टूडियो में तो ढोल नगाड़ों की आवाज और ये एनर्जी, अलग ही माहौल है। और वरुण जी भी हमें बताएंगे कि आखिर महामुकाबले में सबसे बड़ा फैक्टर क्या होने वाला है। और पहला ऐसा महामुकाबला है भारत वर्सेस पाकिस्तान का जब बात राइवलरी पर नहीं हो रही है बल्कि बात हो रही पिच पर। कितना बड़ा असर इसका होगा ये हम देखेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे। वरुण सर से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो पिच है, खास करके पहली बार ये मौका है जब प्रिया इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है वो यूएसए में हो रहा है और इसी वजह से पिच पर भी काफी बातें हो रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान जो यूएसए से अपना पहला मुकाबला हार चुका है, दूसरी तरफ भारत ने एक आसान जीत दर्ज की थी, लेकिन साथ ही भारत वर्सेस पाकिस्तान के महामुकाबले में किसी भी फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि लगातार अलग अलग पहलुओं को लेकर चर्चाएं भी हो रही हैं और साथ ही समझने की कोशिश भी की जा रही है कि दो ऐसे देश जो जंग के मैदान से लेकर क्रिकेट के मैदान तक एक दूसरे के मुखालफत में रहे, खिलाफ रहे हैं। और एक बार फिर से इसी तरह की कुछ तस्वीर आज दिखने वाली है प्रिया। और इंडिया और पाकिस्तान का मैच तो ऐसा होता है कि हर कोई बस टीवी के सामने बैठ जाता है। तो एक बार फिर वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े शो का वक्त आ गया। टी20 वर्ल्ड कप में आज 8वीं बार भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। एक तरफ मैदान पर इंडियंस फैंस के हीरोज विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह होंगे। दूसरी ओर 2021 के वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को पहली जीत दिलाने वाले बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी भी। सभी के मन में सवाल कि जीतेगा कौन? क्या फिर कोहली मेलबर्न जैसी विराट पारी खेलेंगे और ऐसा सिक्स लगाएंगे जो क्रिकेट इतिहास का ग्रेटेस्ट शॉट बन जाएगा? इंडिया और पाकिस्तान में कौन प्लेयर वन बन सकता है, गेम चेजर, और टॉस का रोल क्या होगा, ये भी सवाल है। बिल्कुल, इन सभी पॉइंट्स को बारीकियों से समझेंगे। इसी के साथ बात होगी विराट कोहली की, जो T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने उनका रोल थोड़ा सा बदला है। चेज मास्टर विराट कोहली आयरलैंड के खिलाफ ओपनिंग करने आए थे, हालांकि सिर्फ 5 बॉल पर 1 रन बनाकर वो आउट हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद विराट पारी खेल पाएंगे कोहली, ये सबसे अहम होने वाला है। और आईपीएल में कोहली की परफॉर्मेंस बेहतर थी, इस वजह से भी उनसे उम्मीदें की जा रही हैं। और T20 वर्ल्ड कप में भारत को एक बेहतर ओपनर की जरूरत महसूस भी हो रही थी जो एक अच्छी शुरुआत सदी हुई दे सके। दूसरी तरफ रोहित शर्मा बड़े हिट्स खेलने के लिए माहिर माने जाते हैं, लेकिन इस पिच पर, इस ग्राउंड पर यह भी निर्भर करेगा प्रिया कि कौन स्ट्राइक अच्छे से रोटेट कर पा रहा है। नसाओ की पिच लगातार गेंदबाजों को फेवर कर रही है। फिर भी इस मैच में सबसे ज्यादा नजरें विराट कोहली पर होंगी, क्योंकि वो इस प्रतिद्वंदी के खिलाफ इस टूर्नामेंट कभी फेल नहीं हुए। कोहली वो खिलाड़ी रहे हैं जिनके सामने पाकिस्तान की दाल नहीं गलती। पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में 5 मैचेस में 308 की औसत से रन बना चुके हैं। 5 मुकाबलों में सिर्फ 1 बार आउट हुए, वो भी हाफ सेंचुरी जमाने के बाद। 3 बार प्लेयर ऑफ द मैच रहे, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ कोहली भारत की जीत की लगभग गारंटी होते। और आज देश यही दुआएं कर रहा है कि कोहली का बल्ला चले और एक बार फिर से तूफानी पारी खेलते हुए विराट कोहली नजर आए। पलड़ा किसका भारी है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरुण जी भी लगातार बने हुए हैं। लेकिन आयुष, जिस बात का जिक्र है वो यही कि अगर हम दोनों टीमों को देखें तो भारत काफी मजबूती के साथ रहा है। भारत ने तो पहला मैच भी जीता है, पाकिस्तान ने हालांकि चुनाव मतलब जो शुरुआत है वो उतना अच्छा नहीं किया। चुनाव का असर इतना है, एक तरफ प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण होने वाली है, निगाहें देश की वहां होगी और पूरे सब कॉन्टिनेंट की निगाहें ठीक उसके बाद जो है मुकाबले पर होने वाली है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े, उनका तारुफ हमने कराया। वरुण सिंह सर पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उनका तारुफ भी हम कराएं। चंद्रशेखर लूथरा जी खेल पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वकास अबरेज जी पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत स्वागत है। वरुण सर, पहला सवाल यही, पिच कितनी अहम और खास करके टॉस जीतकर कोई भी टीम गेंदबाजी तो करना ही चाहेगी यहाँ? बिल्कुल, T20 का एक हमेशा हमने देखा कि T20 में टीम अक्सर टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है। और ख़ास तौर पे जिस तरह यहाँ पे पिच का माहौल हम देख रहे हैं कि ड्रॉप इन पिच है, ड्रॉप इन पिच को लेके बहुत सारी बातें आती हैं, बट हालांकि ड्रॉप इन पिच में जो पिच की तैयारी होती है वो नेचुरल तरीके से ही होती है। एंड ओवरऑल अगर हम जिस तरह अभी तक जिस तरह के मैचेस हुए हैं और जिस तरह के स्कोर्स बन रहे हैं, लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं और डबल पेस पिच बिहेव कर रही है, तो उस हिसाब से हर टीम चाहती है टॉस जीत के वो पहले बॉलिंग करें और एक टारगेट पे कम से कम रन पे रोके विरोधी टीम को। तो उसी लिहाज से अगर देखें तो आज भी वो माहौल रहेगा कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में न्यू बॉल के साथ एक फ़ायदा उठाना चाहेगी टीम। और उसी नज़र से हम देखें तो अपनी टीम में ज़्यादातर तेज़ गेंदबाज खिला रहे हैं, तो पिच का रोल ज़रूर है। बट एक दूसरी तरफ मेरा अपना एक और मानना है कि एक जैसे अभी IPL हुआ और दूसरे देशों में जितनी भी लीग्स होती हैं T20 की लीग्स,
उसमें ज़्यादा जो पिचेस होती हैं वो बहुत बैटिंग फ्रेंडली रहती हैं और एक नैरेटिव सा सेट हो चुका है कि 200 प्लस रन बनने चाहिए। जैसा कि हमने आईपीएल में भी देखा कि हाँ, 250 का आम स्कोर हो गया। बिल्कुल। और अभी एकदम सडनली अभी आईपीएल जस्ट 10 दिन पहले खत्म हुआ, उसके एकदम तुरंत बाद वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, तो सबके एक माइंडसेट बन चुका था कि 200 रन, एक 180 प्लस रन तो एक आपका पार स्कोर हो जाता है। बट अचानक से सबने देखा कि 110 बन रहे हैं, उसमें भी मैच फंसा। जैसे कल साउथ अफ्रीका ने बहुत स्ट्रगल किया 104 रन चेस करने के लिए। अभी बांग्लादेश एक टाइट मैच जीती श्रीलंका के साथ लो स्कोरिंग। तो वो एक सब लोगों को ऐसा लगने लगा जैसे पिच में बहुत ही कमियां हैं, खामियां हैं। हालांकि नो डाउट पिच इतनी बैटिंग फ्रेंडली नहीं है, बट उस लेवल में जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स अब खेल रहे हैं ये उनके स्किल्स का टेस्ट है, स्पेशली बैट्समैन का। पिच को लेकर के भी चंद्रशेखर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। पिच को लेकर के क्योंकि लगातार जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो कह रही है कि उतनी बेहतरीन नहीं है। भारत के लिहाज से ये फेवरेबल हो सकता है कि हमने प्रैक्टिस मैच खूब सारे वहाँ पर खेल लिए, मेन मैच भी खेल लिया, लेकिन पाकिस्तान को अभी आप कहाँ देख रहे हैं? क्या एक प्रेशर भी है क्योंकि पाकिस्तान की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई है? देखिए, दो तरह से गुड टू सी वरुण, बहुत दिनों बाद मैं देख रहा हूँ वरुण को। बट इन्होंने एक अच्छी बात बोली कि इतनी ज्यादा आदत पड़ गई आपको एक पाटा पिचेस पे खेलने की कि बस गोडा टेका और बाहर टिकाया और 80 मीटर का आपने छक्का मार दिया। तो इंडिया के साथ क्या है कि एक अच्छा पॉइंट ये है कि वो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा नर्वस नहीं होंगे। लेकिन दूसरी वरुण जी, क्या आप इससे सहमत हैं? एक बार वकास जी का इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए, फिर मैं वही बात करूंगा कि एक नर्व की भी गेम है और 3 घंटे के अंदर जिसने बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, स्किल्स को यूटिलाइज किया और फिर किस्मत ने भी उसका साथ दिया, अल्टीमेटली वही जो है वो मैदान में अपनी फतह के झंडे गाड़ेगा। ये कहना कि किसके पास मिडिल ऑर्डर है नहीं है, बेस्ट टीम है, प्रोफेशनल्स हैं। अफगानिस्तान की टीम ने भी जो है वो न्यूजीलैंड को नाको चने चुबवा दी और बड़े बड़े अपसेट्स हमने देखे। नहीं वकास साहब, वो तो अलग फैक्टर हुआ, लेकिन जिस तरह से आजम एक्सपोज हुए इंटरनेशनल लेवल पर आकर, आपने देखा किस तरह से वो नॉर्मल सी गेंदबाजी, नॉर्मल बाउंसर्स पर भी आंखें कहीं हैं, गेंद कहीं जा रही है, इस तरह का हो गया जो थी। बिल्कुल, मैं इस समय तक आजम खान की जो सिलेक्शन थी उसमें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ा और पीसीबी को आड़े हाथों लिया गया। पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया सार्फिन थे उन्होंने बहुत ज्यादा इस चीज पर क्रिटिसिज्म किया कि शायद मैच की बच्ची उड़ा दी गई। और बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर नौजवान जो है वो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। तो मैं इस समय तो आजम खान से बहुत बेहतरीन जो प्लेयर्स हैं जो T20 में पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फिर यही कहूंगा कि अगर हम कंपैरिजन में जाएं, ठीक है, मुझे लगता है कि इस पे एक वरुण जी का भी ले लेना चाहिए। वरुण जी, आप इस बात से कितना अग्री करेंगे कि पाकिस्तान ऐसे प्लेयर्स के साथ बड़े ख्वाब नहीं देख सकता? नहीं बिल्कुल, बट मेरा थोड़ा इसमें मानना ऐसा है कि देखिए जब टीम सिलेक्शन होती है किसी भी देश की, बस जब एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, कुछ तस्वीर आ रही है वो एक बार अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल आज पीएम आवास पर जितने वो सांसद हैं जिनको फोन कॉल गई उनको बुलाया गया था चाय पर चर्चा के लिए, और ये संभावित मंत्रियों के नाम और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले आप देख रहे थे। और इस दौरान ये भी कहा गया आयुष प्रधानमंत्री की तरफ से कि शपथ ग्रहण के ठीक बाद आप अपने काम पर लग जाइए, यानी कि फुल एक्शन मोड हमें आज शाम के बाद नजर आएगा मोदी की टीम का। और 125 दिन का जो ख्वाब था, एक तैयारी थी, वजन था, उसको लेकर लगातार बातचीत चल रही थी, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, खासकर कि कोalition गवर्नमेंट पूरी तरह से, अब तक बीजेपी के पास अपना आंकड़ा था, लेकिन इस बार एनडीए की ये सरकार पूर्णतः है। हालांकि इसके पहले भी नाम को लेकर कहा जा रहा था कि एनडीए की ही सरकार है, लेकिन इस बार रिप्रेजेंटेशन बाकी घटक दलों का बहुत ज्यादा रहने वाला है। वरुण सर, आप ही बता रहे थे कि आखिर कितना अहम होने वाला, और जो लाइबिलिटी तो नहीं फील हो रहा आजम खान को लेकर? जैसे शेखर जी ने बात बोली थी आजम खान को लेकर कि एक फिटनेस देखिए बहुत मायने रखती है, नो डाउट। अगर कोई भी उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट एक क्रिकेट के लिहाज से जो अब टॉप लेवल में खेल रहे हैं, टॉप टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, तो उनकी जो फिटनेस है नो डाउट उस पर बहुत सवाल उठते हैं। देखिए गेम के ऊपर पिछले मैच में सिर्फ पहली बॉल पे आउट हुए, आप उस पर उनको उस लिहाज से उनको आप जज नहीं कर सकते। नो डाउट उनके अंदर टैलेंट है, बट दूसरी बात वही आती है, उनका टैलेंट भी जो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है उनका जो टैलेंट परखा गया है वो जो लीग्स वो खेलें, चाहे PSL खेलें या दुबई में लीग खेलें, तो वही बात है। मेरा अपना मानना है जो लीग का लेवल रहता है क्रिकेट का और एज कम्पेयर टू जो इंटरनेशनल क्रिकेट का रहता है वो बहुत फर्क रहता है। अभिषेक शर्मा ने बहुत तगड़ा IPL खेला, लास्ट के मैचेस को छोड़ दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद उनको मौका नहीं मिला।
नहीं मिला। और क्योंकि वही देखिए इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेले वो रीजन है। देखिए उनको नहीं मौका मिला, ऐसे और भी बहुत सारे खिलाड़ी जिन्होंने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया। बट मेरा हमेशा मानना है आईपीएल क्रिकेट, जो आईपीएल T20 क्रिकेट है वो एक अलग तौर की क्रिकेट है। अब उसमें इम्पैक्ट प्लेयर भी आता है। इंटरनेशनल की जो क्रिकेट है वो एक अलग लेवल की क्रिकेट हो जाती है। उसी तरह अगर हम बात करें, जैसे शेखर जी ने बात बोली, जो आजम खान है उनकी फिटनेस देखिए, नो डाउट उस पर बहुत सवाल उठते हैं। और विकेट कीपर बल्लेबाज है, आपके पास ऑलरेडी रिजवान है जो कि एक एस्टैब्लिश प्लेयर है पाकिस्तान टीम के। करते हैं वो। हाँ। अब वो फील्डिंग करते हुए नजर आते हैं। हालांकि उन्होंने पिछले मैच में विकेट कीपिंग कर रहे थे। अब अगर आपने रिजवान से विकेट कीपिंग करानी है तो मुझे ऐसा लगता है कि आजम खान जो 6 नंबर पे सिर्फ एज ए बैट्समैन के तौर पे खेल रहे हैं, उससे बेटर विकल्प हो सकता है अगर आपके पास कोई ऑलराउंडर हो जो शायद नीचे आके 25-30 रन बना सके, क्या ये हम 2 ओवर डाल सके। इंडिया से कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं? पाकिस्तान के पास क्या ऐसे विकल्प हैं, या मजबूरी है, या किसी राजनीतिक वजह से वो खेल रहे हैं? वकास साहब, अगर इस पर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई सियासी इंटरफेरेंस है इसमें या किसी तरह की इंटरप्शन है, लेकिन शायद हमारे पास जब PSL हुआ तो इतने बड़े नाम ही हमारे सामने ना आ सके। जिस तरह माजी के अंदर हमारे पास मोहम्मद हफीज थे, शोएब मलिक थे और मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो सिलेक्शन जब नैरो लाइंड की गई तो उसके अंदर मैक्सिमम जो नाम थे इनके पास, जो डिफरेंट लीग्स के अंदर जिन्होंने परफॉर्म किया था, या PSL के अंदर रिसेंटली जो हुआ पाकिस्तान के अंदर उसमें परफॉर्मेंस आई, तो इसमें आजम खान इज वन ऑफ देम के जिन्होंने मिडिल ऑर्डर के अंदर आकर अच्छी पारियां खेली। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं आपके जो दूसरे पैनलिस्ट की बात से सहमत करता हूँ कि जो लीग्स हैं इसके ऊपर, और अगर हम इसका कंपैरिजन करें अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ, दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। क्योंकि IPL के अंदर भी बहुत सारे लोग, जिस तरह इन्होंने डिफरेंट रेफरेंसेस दिए, अभिषेक का रेफरेंस दिया और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग के जो आपके कैप्टन थे, बहुत से ऐसे लोग थे जिनको शायद इंडियन जो नेशनल टीम के अंदर मौका नहीं मिल सका और सिलेक्टर ने उनको मौका नहीं दिया। इसी तरह शायद वो लोग जिनको 2-3 बारियां खेल ली PSL के अंदर, लाइक आजम खान, उनको शायद अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए थी। इसके अलावा भी पाकिस्तान के अंदर मिडिल ऑर्डर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मौजूद थे। अगर उन पर थोड़ा फोकस किया जाता, कंसंट्रेट किया जाता, वर्क किया जाता, तो वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के अंदर अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब जो मौजूदा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है PCB के वाले, इसमें मौजूदा जितने भी लोगों को सेलेक्ट किया गया, जो 15 लोग थे या 5 रिजर्व थे, इसके अंदर तो पिक एंड चूज किया जा सकता है कि वो कप्तान की किसी किस्म की इंटरफेरेंस हो सकती है या उसकी कोई मनपसंद का खिलाड़ी खिलाया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक सिलेक्शन बोर्ड की बात है, उसमें आजम खान साहब को सिर्फ इस वजह से नहीं रखा गया कि वो मोइन खान के साहबजादे हैं, उनके बेटे हैं, कि पाकिस्तान के वो साबिक कैप्टन भी रहे हैं, क्रिकेटर भी रहे हैं, ये वजह नहीं थी, बल्कि उन्होंने डिफरेंट लीग्स के अंदर परफॉर्म किया था। लेकिन मैं ये समझता हूँ आज के मैच में शायद उनको रेस्ट दे दी जाए। अगर सैम अयूब को रख लिया जाए, जो कि एक अच्छे ओपनर हैं, वकास साहब, जिनका क्योंकि स्टाइल अच्छा है, विरोधियों से सबसे दिलचस्प होता है उनकी रणनीति जानना। आपको क्या लगता है, जब आप उस तरफ बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम में ऐसे कौन प्लेयर हैं जो चल गए तो पाकिस्तान के लिए सिरदर्दी? देखिए, शायद भारतीय टीम के अंदर 3-4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि वो सपोज टू बी वन मैन आर्मी, जस्ट लाइक रोहित शर्मा, जस्ट लाइक विराट कोहली। अगर आप अपने मिडिल ऑर्डर के अंदर भी देखें तो मिडिल ऑर्डर के अंदर आप जो हार्दिक पांडे है वो एक क्लास के प्लेयर, दो कि उनकी अगर आप जो IPL के अंदर परफॉर्मेंस दे तो कोई इतनी हाथी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं व्यूज थी। अब फिर आप देखें कि मैक्सवेल की परफॉर्मेंस देखें तो मैक्सवेल ने पूरे IPL के अंदर कुछ भी नहीं किया, और शायद वो मैक्सवेल जो कि सिंगल हैंडेड मैच अफगानिस्तान से ले गया, वो मैक्सवेल जिसने बड़े बड़े मार के सर किए, तो वो IPL के अंदर एक बिगी बिली नजर आए। तो इसी तरह इंटरनेशनल क्रिकेट या एक लीग की क्रिकेट या IPL की क्रिकेट या PSL की क्रिकेट, इसके अंदर एक डिफरेंस और एक डिस्टिंक्शन नजर आता है। वही मैक्सवेल कल परफॉर्म करते हुए नजर आए। तो मैं समझ लगा रोहित शर्मा, अगर विराट कोहली, हार्दिक पांडे, पेंट जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, बड़े जबरदस्त तरीके से वो खेलते हैं, तो लिहाजा इंडिया के अंदर शायद इतनी ज्यादा जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, जिस तरह आपने रिसेंटली IPL करवाया और वर्ल्ड कप से पहले करवाया, तो ये वो तमाम टैक्टिक्स है। शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी सवाल को मैं पलट करके चंद्रशेखर सर आपके पास आ रही हूँ। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी टीम में कौन ऐसा प्लेयर है जो कि हमारी मुसीबत बढ़ा सकता है अगर वो चल जाए तो? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट एक क्राइसिस से जा रहा है बहुत टाइम से, क्योंकि BCCI ने स्नब किया। BCCI सबको खिलाता है, पाकिस्तान को नहीं खिलाता फॉर डिफरेंट रीजंस। इसमें पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ी चीज है। तो जब आप क्रिकेट उन प्लेयर्स के अगेंस्ट नहीं खेलोगे, जैसे वरुण ने भी कहा, IPL क्रिकेट एक डिफरेंट है, क्योंकि वर्ल्ड के सभी टॉप प्लेयर यहाँ होते हैं।
अब आप एक तरफ से कोई ऑस्ट्रेलियन को खेल रहे हैं, कभी किसी वेस्ट इंडियन को, हर एक प्लेयर के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं, तो पहली चीज जो आपका एक दिमागी तरीके से प्रेशर हटता है कि अरे ये तो मेरे सब दोस्त हैं, मैं इनके साथ ड्रेसिंग रूम में बैठता हूँ या इनके अगेंस्ट खेलता हूँ, इनको तो मैंने हरा रखा है। पाकिस्तान में ठीक उल्टा है, पाकिस्तान की लीग बहुत अच्छी है, अपनी तरह से वो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर टॉप प्लेयर्स नहीं जाते, क्योंकि जो टॉप प्लेयर्स वहां जाएंगे उसको आईपीएल पे जो कहते हैं ना थोड़ा ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, और यहाँ तो कानाफूसी में ही उसको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि ये राइवलरी जो है एक डिफरेंट लेवल पर, थोड़े से मैं कहूंगा कि पॉलिटिकल लेवल पर चली गई है। तो पाकिस्तान की यही प्रॉब्लम है, वहां जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको शायद थोड़ा और परखना होगा। अगर वहां कोई अच्छा कर रहा है उसको थोड़ा इंटरनेशनल पे और परखना होगा बिफोर कि उसको बड़े अहम मौकों पर या एक अहम टीमों के अगेंस्ट खिलाया जाए। पहले उसको अफगानिस्तान के अगेंस्ट शायद परखना होगा, आयरलैंड, इस तरह की टीमों के, और उसके बाद फिर वो उसको इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इनके अगेंस्ट खिला सकते हैं। रही बात कि पाकिस्तान के कौन से प्लेयर, कमाल के प्लेयर है। देखिए ये जो प्रेशर है, मैंने क्या कहा, मोहम्मद आमिर को देखते ही हालत खराब हो जाती थी। हमने इनको बहुत वन साइडेड हराया, इन्होंने जब एक बार हमें आईसीसी में हराया बिल्कुल वन साइडेड हराया 10 विकेट से। तो मैच प्रेशर वाला जरूर होता है, लेकिन वन साइडेड मैचेस होते हैं हमारे और इनके, तो वो भी देखना पड़ेगा आपको कि आज का मैच भी, पहली बात ये ड्रॉप इन पिचेस पे जिस तरह का बाउंस है, पहले कोई भी बैटिंग करने को तैयार नहीं है, सब बाद में बैटिंग करते हैं, तो टॉस अहम होगा। उसके बाद ये भी देखना होगा कि अगर शुरू में 1-2 बॉल ऊपर नीचे हो जाए ना, तो साइकोलॉजिकली जो ड्रेसिंग रूम में प्लेयर बैठा हुआ है उसको लगता है कि ओ मैं इस तरह शायद खेलने की थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं। तो ये सब चीजें आपके माइंड में रहेगी, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी गेम हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि वन साइडेड मैच हो और सारे लोग बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। बिल्कुल, इलेक्शन में भी ऐसा लग रहा था, लेकिन इलेक्शन एक कॉम्पिटिटिव दिखा। उम्मीद करते हैं कि मैच भी थोड़ा सा कॉम्पिटिशन लेकर आएगा। लेकिन वरुण सर, क्या रणनीति हम देखने वाले हैं? खास करके विराट कोहली की पोजीशन बदली है, नंबर 1 पर वो आ रहे हैं, ओपन करने आ रहे हैं। और सबसे अहम सवाल, हमने पिछले मैच में लगभग 7 गेंदबाजी ऑप्शंस लेकर चुने थे, ऑलराउंडर्स को अगर हम काउंट कर लें। क्या कुलदीप को आप टीम में लाना चाहेंगे या शिवम दुबे के साथ जाना चाहेंगे? नहीं, हम टीम मेरे मोर लाइक मुझे लगता है कि टीम जो प्लेइंग 11 रहेगी टीम इंडिया की वो सेम ही रहेगी। अगर आप कुलदीप यादव को लाते हैं तो आपको अक्षर पटेल को की जगह लाएंगे, पर उससे क्या होता है आपकी बैटिंग क्रम जो है वो थोड़ा हल्का हो जाता है। अक्षर पटेल 8 नंबर पे आ रहे हैं, उसके बाद सिराज, बुमराह जो है वो बैटिंग में इतने सक्षम नहीं है, तो बैटिंग स्ट्रांग रखने के लिए आपको अक्षर पटेल को खिलाना पड़ेगा। नो डाउट टीम चाहती होगी कि कुलदीप यादव प्लेइंग 11 का हिस्सा बने, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप यादव को अगर आप इंक्लूड करते हो और अक्षर को बाहर करते हो तो आपकी कहीं ना कहीं बैटिंग जो है वो थोड़ी हल्की हो जाएगी। और यही रीज़न है विराट का भी ओपन करने का, ये रीज़न है। नो डाउट वो आईपीएल में ओपन करते हैं, बट जैसे ठीक है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, बट इंटरनेशनल में वो हमेशा 3 नंबर पे खेले हैं, और पर्सनली मैं चाहता था कि वो 3 नंबर खेलें, बट बैलेंस ये आपकी पर्सनल चाहत क्यों थी? सूर्य कुमार यादव उतना स्ट्रांग नंबर 3 पर नहीं है? ये इसलिए है क्योंकि देखिए नई बॉल हरकत करती है। कितना बड़ा बल्लेबाज हो, नई बॉल पे कभी भी अगर एक पहले मैच में वही हुआ लगभग, क्योंकि वो एक दौर, देखिए आपके पास रोहित शर्मा जो सेट ओपनर है, जो शुरू से ओपन करते आ रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो कि कोई जल्दी विकेट निकल जाए तो आपके पास पता है कि 3 नंबर पे विराट कोहली है जो पारी को संभाल सकते हैं। कभी ऐसा, क्योंकि हमने पहले भी एक देखा था कि एक जब पाकिस्तान के साथ एक बारी जब पाकिस्तान T20 का मैच जीते थे, उस टाइम भी ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग में शाहीन अफरीदी ने 2-3 विकेटें जल्दी निकाली थी, जिससे आप प्रेशर में आ गए थे। और लास्ट टाइम भी वर्ल्ड कप में जो इंडिया मैच जीती थी, जिसमें विराट कोहली ने शानदार पारी खेली थी, उसमें भी स्टार्टिंग में आउट हो गए, बट विराट बीच में खड़े रहे थे। तो मेरा अपना मानना है विराट को 3 नंबर खेलना चाहिए, बट वही है टीम का फिर बैलेंस खराब होता है। अगर वो 3 नंबर आएंगे तो आपके पास कोई भी ओपनर चाहे जायसवाल को खिलाएं या किसी और, सिर्फ जायसवाल ही वैसे देखा जाता है एक ओपनर है बाहर, पर या संजू सैमसन एक बैट्समैन है, दोनों में से कोई भी आएगा तो आपको एक बॉलर कम करना पड़ेगा। और एक बॉलर अगर कम होता है तो फिर आपकी बॉलिंग वीक हो जाती है, क्योंकि शिवम दुबे पे अभी तक मुझे नहीं लगता कि टीम मैनेजमेंट इतना रिलाय कर रही है कि उनको वो एक एज ए बॉलर लेके चलें कि हम उससे 2 ओवर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना एक्सपीरियंस उनको दिया नहीं है बॉलिंग का। शिवम दुबे की जगह है क्या, मतलब ऑलराउंडर की तरह बैकअप में है या एज एन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए है वो? 80% एज ए बैट्समैन है। अगर बहुत ज़रूरत पड़ेगी, आपके 6 गेंदबाज बिल्कुल ही खराब कर गए हैं और आपको 2 ओवर चिप इन कराने, तब उनसे बॉल डलाएंगे, या विकेट में ऐसा लग रहा हो कि मीडियम पेसर को बहुत हेल्प हो रही है तो उनसे 2 ओवर कराए जा सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की विकेट हैं, और मतलब वकास साहब कहीं इस चीज़ को लेके बुरा ना माने, पर जिस तरह का स्किल लेवल है पाकिस्तान का, इन पिचेस में उनको खेलने के लिए मुसीबत आएगी इंडियन बॉलिंग के सामने, नो इसमें कोई डाउट नहीं है।
और वो ये दुबई का ग्राउंड नहीं है, ये भी समझना होगा, आपकी होम टर्फ नहीं है। देखिए, चाहे दुबई का ग्राउंड ले लीजिए या आप इंडियन विकेट्स भी ले लीजिए, उन सबसे बहुत अलग है। इसमें देखिए, बॉलर अगर अपने राइट एरिया में बॉल डालेगा तो हर बैट्समैन को प्रॉब्लम आएगी। और हमारे पास जिस तरह हमारे बल्लेबाज हैं, उनके स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं इन पिचेस को बॉलर्स को जूझने के लिए। उसी तरह हमारे बॉलर्स भी जो हैं, जैसे बुमराह, सिराज और इवन हार्दिक पांड्या बहुत अच्छी लाइन पे डालते हैं। हमने देखा था लास्ट मैच में पाकिस्तान के नसीम शाह ने बहुत अच्छा गेंद डाला था, एक एरिया में उन्होंने डाला था और उन्होंने उसी वजह से उन्होंने यूएसए की टीम को भी स्ट्रगल दिया था। हालांकि मोहम्मद आमिर के ऊपर बहुत बात हो रही है, वो इसलिए देखिए उनकी लाइन लेंथ खराब रही, उन्होंने काफ़ी एक्स्ट्रास दिए। अदरवाइज अगर वो ठीक एरिया में डालते, उन्होंने जब सुपर ओवर से पहले जो मैच हुआ था उसमें 1900 ओवर डाला था, उसमें सिर्फ 5 रन दिए थे, जिसकी वजह से एकदम पाकिस्तान वापस गेम में आया था। पर वही फिर उसी के, मुझे लगता है उसी के लिहाज में उन्होंने उनको सुपर ओवर का ओवर मिला था, जिसमें उन्होंने 3-4 वाइड डाली और वो यूएसए को फायदा रहा। तो मेरा अपना मानना यही है कि जो टीम इंडिया की रहेगी, वो प्लेइंग 11 जो लास्ट मैच में रही थी वो सेम ही रहेगी और दैट इज द बेस्ट, मतलब मुझे लगता है जो इस मैच को देखते हुए। प्लेइंग 11 को लेकर के वकाश जी के पास भी चलना चाहिए। वकाश जी, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की तरफ से आपकी संभावित प्लेइंग 11 कौन? देखिए मुझे लगता है कि अगर आप ओपनिंग में सैम अयूब को खिलाएं साथ में बाबर को, या बाबर 1 डाउन पे आ जाए और सैम अयूब रिजवान ओपनिंग करें, फिर उसके बाद बाबर आ जाए। क्या आजम के साथ जाना चाहेंगे वकास साहब इस बार आप 2-0 के साथ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके दूसरे पैनलिस्ट से मैं इनकी बात से सहमत करूंगा कि जब रिजवान विकेट कीपिंग कर लेते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल बैट्समैन खिलाना चाहिए, बजाय इसके कि आप विकेट कीपर बैट्समैन पर रिलाई करें और नीचे आप किसी ऑलराउंडर को मौका दे सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जो लास्ट मैच के अंदर चारों के चारों जो फास्ट बॉलर्स थे, वो शायद उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। जो स्पिनर में शदाब खान था, वो भी ऑलराउंडर है, तो अगर एक स्पिनर के साथ चले जाते तो ये ज़्यादा बेहतर था, ऑलराउंडर के साथ चले जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आजम खान को विकेट कीपिंग बैट्समैन के तौर पे हम जो है वो फिर से मौका दे चुके। 2 मैचेस के अंदर तो कुछ नहीं कर पाए, इससे पहले भी डिफरेंट मैचेस के अंदर हम उनको मौका दे चुके हैं। लिहाजा ये बेहतर होगा कि आप एक प्रॉपर बैट्समैन के साथ मैदान में उतरें, या फिर आप किसी इमाद की इंजरी कैसी है अभी? अमाद शायद आज के मैच में उनको मौका दिया जा सकता था, लेकिन क्योंकि वो इंजर्ड थे और उस तरीके से शायद वो रिकवर नहीं कर सके। लेकिन ये चीज़ें भी डिपेंड करेंगी, क्योंकि T20 क्रिकेट के अंदर शायद अगर कोई छोटी मोटी आपको इंजरी है तो आप दिल बड़ा करके 4 ओवर्स डाल के फिर कोई बैटिंग के लिए भी आ सकते हैं। लेकिन चूंकि वनडे क्रिकेट के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है और टेस्ट क्रिकेट के लिए भी, और खासतौर पर इतना बड़ा मात का हो। लेकिन फिर ये बात आ जाती है कि कल कला अगर आप इस तरह के प्लेयर को मौका देते हैं, पाकिस्तान हार जाता है, वो परफॉर्म नहीं करता, बाद में ये पोल खुलता है कि वो प्रॉपर्ली फिट नहीं थे, तो ये चीज़ों में ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। इसी पर वरुण सर, अगर आप कुछ कहना चाहें, क्या ये रिस्क पाकिस्तान लेना चाहेगा कि एक और मौका दिया जाए आजम खान को, और अगर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की तरह, लाइबिलिटी की तरह रहते हैं इस मैच में, तो शायद सबसे ज़्यादा टारगेट उनको किया जाएगा और फिर टीम मैनेजमेंट को किया जाएगा? मुझे लगता है अगर इमाद फिट होते तो ऑटोमेटिक चॉइस बन जाते हैं इमाद प्लेइंग 11 में आने के लिए। और अगर इमाद फिट अगर पिछले मैच में भी होते तो मुझे लगता है शायद आजम खान को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती। अब देखना है, अगर इमाद फिट होते हैं तो वो आते हैं तो नो डाउट उससे पाकिस्तान का बैलेंस बहुत अच्छा होता है। अगर इमाद फिट नहीं होते तो जैसे वकास साहब ने बोला है कि सैम अयूब बहुत अच्छी ऑप्शन है, और वो मुझे लगता है कि उनको आजम खान की जगह ज़रूर चांस देना चाहिए, और सैम अयूब के साथ आपको ओपन रिजवान और सैम अयूब को ओपन करना चाहिए और 1 डाउन बाबर को आना चाहिए। तो आजम के लिए तो मुश्किल लग रहा है प्लेइंग 11 आना। बाकी अब पाकिस्तान की मैनेजमेंट की क्या रणनीति होती है ये तो हमें पता नहीं, बट अगर हम अपनी जो नॉलेज से बात करें तो उसमें तो आजम खान का नहीं बनता प्लेइंग 11 खेलना। इस बार हमारी तरफ से भी अगर स्पिनर्स की हम बात करें तो कोई खास रोल नज़र नहीं आया इस बार, क्या एक्सपेक्टेशन आपके? स्पिनर्स का अगर देखें, जैसे हम इंडियन टीम के स्पिनर्स की बात करें कि दोनों रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, वो एक तरह से ऑलराउंड पैकेज हैं। दोनों बहुत अच्छे फील्डर हैं, दोनों बहुत यूज़फुल बैट्समैन भी हैं, और रविंद्र जडेजा 7 नंबर पे बैटिंग करते हैं और अक्षर पटेल 8 नंबर पे आते हैं। और अगर ज़रूरत पड़े कि जिस तरह पाकिस्तान के पास शाहीन अफरीदी लेफ्ट हैंड बॉलर हैं और आपके आमिर लेफ्ट हैंड बॉलर हैं, और अगर इमाद भी खेलते हैं, वो लेफ्ट हैंड स्पिन हो जाते हैं, तो ये सब बहुत हमें फ़ायदा रहेगा कि हमारे पास मध्य क्रम में ये 3
लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो गए इंक्लूडिंग शिवम दुबे। दुबे। तो जो कि और ये वो सब बॉलर होंगे जो आखिरी के ओवर्स में भी बॉल डालेंगे। और ये फैक्टर शायद मैं भी मिस कर गया कि शिवम दुबे का इसलिए भी रहना जरूरी है बीच में। नहीं शिवम दुबे का तो देखिए, अगर आप शिवम दुबे की जगह, हाँ आप शिवम दुबे की जगह ये चांस ले सकते हैं कि अगर शिवम दुबे बॉल नहीं डाल रहे तो आप संजू सैमसन को खिला सकते हैं। बट संजू सैमसन को अगर आप खिलाएंगे और 6 नंबर पे बैटिंग करेंगे तो फिर संजू सैमसन का भी वही हशर हो जाएगा जो आजम खान का हो रहा है। क्योंकि संजू सैमसन की जो टेक्निक है वो सूट करती है ऊपर पहले 3 नंबर पे, और वो ही उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। और मुझे ऐसा लगता है वो एक इस टीम में एज ए बैकअप है ऋषभ पंत के। नो डाउट संजू सैमसन जो है एक उनकी वर्ल्ड क्लास वो प्लेयर है, और कहीं ना कहीं यही टीम इंडिया को एक सारी बाकी विश्व की सारी टीमों से बहुत ऊपर करते हैं कि हमारे जो इवन जो बेंच स्ट्रेंथ है उसमें भी जितने खिलाड़ी बैठे हैं वो सब मैच विनर है, वो टैलेंटेड नहीं है। अगर हम पाकिस्तान से तुलना करें तो पाकिस्तान की जो टीम है उनके पास मैच विनर्स शायद 1 या 2 होंगे, बाकी सब टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। और हमारे जो भारतीय टीम है उसमें जितने भी आप ऊपर से नीचे तक जितने नाम लेंगे वो सब मैच विनर है। उसमें आप ये नहीं कह सकते हाँ ये टैलेंटेड प्लेयर है, वो सब मैच विनर है, वो अपने दिन में अकेले मैच जिता सकते हैं। और यही कमी पाकिस्तान की टीम में पिछले कुछ सालों से देखी जा रही है कि उनके पास मैच विनर्स की कमी है। नो डाउट टैलेंट तो सबके अंदर होता है, टैलेंट है तभी वो इतने लेवल पे आके खेल रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है। बट नो डाउट पाकिस्तान, मेरा तो अपना ही मानना है, नो डाउट इस मैच को लेके हम राइवलरी बहुत हाई है, बहुत हाई प्रेशर मैच है, बट अगर आप क्रिकेट स्किल्स के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान का लेवल में बहुत फ़र्क है इस वक्त। और ये लेवल मुझे लगता है कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना उस वक्त भी नजर आता है। वकास साहब आपको इसमें क्या लगता है? कई बार हमने देखा कि पाकिस्तान मैच में अगर कुछ इस तरीके का प्रेशर होता है तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है ये पाकिस्तान के प्लेयर्स बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। और वो फील्डिंग में कई बार दिख जाता है वकास साहब। और इसलिए ज़्यादा सिग्निफिकेंटली वैसे कंसिडर किया जाता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो क्रिकेट है थोड़ी सी वो आवाज बढ़ाइएगा वकास साहब से होती नहीं है। पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलता है, इंग्लैंड के खिलाफ खेलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2-3 सालों में अगर देखें कि पाकिस्तान की या हिंदुस्तान की किसी भी वेन्यू के ऊपर कितनी ज़्यादा क्रिकेट हमें देखने को मिली है, चाहे वो T20 हो, चाहे वो हमारे 50 ओवर्स की क्रिकेट हो, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जब तक आप जो है वो डिफरेंट टूर्नामेंट्स के अंदर किसी भी वेन्यू के ऊपर, चाहे वो दुबई हो, UK हो, जहाँ पे मर्जी खिलाएं, लेकिन इनको मैक्सिमम क्रिकेट को आपस में खेलने का मौका दें। शायद दोनों मुल्कों के अंदर जो है वो प्रेशर जो के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नज़र आता है, शायद उसमें कहीं ना कहीं दर्द देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली इन दोनों मुल्कों के दरमियान गुज़िश्ता 3 सालों से या 5 सालों से शायद हमें उतनी ज़्यादा क्रिकेट मेरी तो देखने को नहीं मिली। इसलिए जब ये दोनों टीमें आपस में टकराती हैं और कोई टीम जो है वो अगर कमज़ोर नजर आए, जिस तरह मुझे अगर आप देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को सामने रखते हुए तो हिंदुस्तान की टीम के हवाले से जो वरुण ने बात की, तो इनमें से 5 से 6 इस तरह के प्लेयर, जैसे अक्षर पटेल की उन्होंने बात की, तो IPL के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो नंबर 8 पे खेल रहे हैं। अब रविंद्र जडेजा की बात कर रहे हैं, जडेजा जो है इज वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट बैट्समैन, लेकिन वो नंबर 7 पे खेल रहे हैं। ये पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो वो जो टॉप 3 से 4 हमारे प्लेयर्स हैं, उसके बाद शायद हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचता और हमें सिर्फ दुआओं के सिवा शायद कुछ चीज ही नजर नहीं आती कि कोई प्रोफेशनल प्लेयर है जो लास्ट तक मैच को लेकर चलेगा। अल्टीमेटली टैलेंटेड तो है, लेकिन इस बार तो दाव पर बहुत कुछ है, हार गए तो फिर आगे इतनी राह आसान नहीं होगी। देखिए बड़ा एक मुश्किल कंपटीशन है आज का जो मुकाबला है, और अगर हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो मैं बतौर स्पोर्ट्समैन तो एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इंडियन टीम जो है इस वक्त वो 70 पे खड़ी है या 75 पे आई, और पाकिस्तानी टीम शायद 25 या 30 पे खड़ी है। उसकी वजह ये है कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मैच विनर्स हैं और वो सिर्फ नंबर 1, 2 या 3 पे नहीं है बल्कि नंबर 7 और 8 तक मौजूद है। और इसी तरह अभी तक संजय सैमसन को भी शायद उस तरह अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अगर उसको 1 डाउन ले आते हैं और पेंट को 5वें नंबर पे खिला देते हैं, 4थे नंबर पे यादव को खिला देते हैं, तो ये टीम शायद उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ चुके। IPL के अंदर संजय सैमसन एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन जिस तरह परफॉर्म किया, पेंट ने परफॉर्म किया, यादव ने परफॉर्म किया। यादव की शायद उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही जिस तरह इंटरनेशनली उन्होंने परफॉर्म किया पाकिस्तान के खिलाफ में डिफरेंट टीम्स के खिलाफ, लेकिन फिर भी हम देखें कि एक पूरा पैकेज इंडियन टीम के पास मौजूद है। शायद इंडिया की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है, लेकिन 2 चीज़ें हैं कि जब भी स्ट्रॉन्ग बैट्समैन जो है किसी वीक टीम के खिलाफ खेले या इस तरह की टीम के खिलाफ खेले जो एक राइवलरी की सूरत हाल नजर आए, तो शायद कोहली के ऊपर भी बहुत ज़्यादा
प्रेशर नजर आएगा कि आईपीएल में सबसे ज्यादा रन किए, रोहित शर्मा के ऊपर प्रेशर नजर आएगा कि आईपीएल में उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, तो इंडिया की टीम के ये जो टॉप बैट्समैन, लेकिन विकास साहब, हमारे पास ऑलराउंडर्स का एक लंबा सिलसिला है जो शिवम दुबे से शुरू होता है, रविंद्र जडेजा, फिर अक्षर पटेल तक पहुंचता है। इस तरह के बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर्स आपके पास हैं क्या? क्योंकि हमारे ये दोनों की तरफ काम आएंगे। जब बॉलिंग की जरूरत होगी तब भी एक्स्ट्रा हमारे पास बैकअप है, और जब बैट्समैन की जरूरत होगी लोअर ऑर्डर तक में भी, तो वो भी एक हमारे पास मजबूत ऑप्शन दिखता है। इस तरह की दिक्कत एक पाकिस्तानी टीम में है। आपने खुद कहा कि वो इफ्तिखार के बाद खोजना पड़ेगा कि आखिर कौन है। देखें, जो शादाब रियाज से, चूंकि पाकिस्तान के अंदर जो पीएसएल की टीम जीती थी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती थी, और उसको जो उसकी कैप्टनसी जो थी वो शादाब रियाज की कंधों पे डाली गई थी, और वो टीम जो थी इस वक्त जीती थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी, उस टीम का जो फाइनल मैच था, उस फाइनल मैच के अंदर जो मैन ऑफ द मैच थे वो इमाद वसीम थे। लिहाजा ये दोनों प्लेयर्स जो थे वो जो है वो बैट्समैन भी और एज अ स्पिनर भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। खासतौर पे इमाद वसीम भी था, और एट द सेम टाइम एक छोटा सा रिएक्शन वरुण सर आपका इसी पर, ऑलराउंडर्स कितनी मजबूत कड़ी है भारत के लिए? नहीं, बिल्कुल, ऑलराउंडर टी20 के लिए बहुत प्रमुख रोल अदा करते हैं, और बढ़िया लकली इस वक्त टीम इंडिया के अंदर जो ऑलराउंडर हैं एकदम लाइन में हार्दिक से शुरू होते हैं। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, तो एक तरह आपके जो ये ऐसे ऑलराउंडर है जो अब जब बॉलिंग करेंगे तो अपने पूरे बॉलिंग भी डाल सकते हैं, जब बैटिंग करते हैं तो इनकी बैटिंग के दम पे मैच भी जीता जा सकता है। और हमने पास्ट में देखा भी है, चाहे हार्दिक पांड्या रहे, रविंद्र जडेजा रहे, इन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आई कि स्टार्टिंग में जल्दी विकेट्स गिरे हैं तो इन दोनों ने हमेशा पारी को संभाला भी है कई अवसरों में। और वहीं अगर हम पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान में वो ऑलराउंडर्स की कमी है। शादाब खान एक टीम में ऐसे हैं जो मैं देखता हूँ उनकी क्रिकेट का ग्राफ ऐसा रहा है कि एज ए लेग स्पिनर आए थे, बट अब एज ए बैट्समैन वो ज़्यादा अपने आप को प्रमोट करने लगे, और उनकी लेग स्पिन में इतनी वो मजबूती नहीं रही है। और कहीं ना कहीं ये एक ड्रॉबैक रहता है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि एज ए स्पिनर वो लेके चलते हैं शादाब को, और जब वो स्पिन बॉल डालने आते हैं तो इतने इफेक्टिव नहीं रहते हैं। और कहीं ना कहीं इसी चीज़ की कमी उनको इमाद वासिम के रूप में हो रही है, जो कि इस वक्त इंजर्ड हैं। अगर वो इंजरी से उभर के आते हैं और इस मैच में प्लेइंग 11 में आते हैं तो नो डाउट पाकिस्तान के लिए एक वो अच्छी खबर रहेगी, क्योंकि उनके आने से टीम का बैलेंस बहुत अच्छा होता है। बट जिस तरह की हमें खबरें आ रही हैं कि शायद वो अभी पूरी तरह फिट नहीं है, और मुश्किल है कि वो प्लेइंग 11 में इंक्लूड हो सकेंगे, तो मुझे लगता है कि अभी भी जो स्पिन डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, एक तो वो हल्का रहेगा। और हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो ऑलराउंडर उनके पास उस लेवल के नहीं है इस वक्त जो दूसरी टीमों में है, चाहे इन टीम इंडिया के पास हैं या ऑस्ट्रेलियन टीम के पास है, इवन इंग्लैंड के पास भी अगर हम देखें कि उनके पास भी अच्छे ऑलराउंडर्स आते हैं बीच में। यानी कि भारत का पलड़ा भारी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं तो पहले कह चुका हूं कि अगर आप तुलना की बात करें तो क्रिकेट की जो फैक्टर्स सारे देखे जाते हैं तो उसमें इंडियन टीम बहुत आगे हैं। जैसे वकास साहब ने भी कहा कि अगर इंडिया 75 है और पाकिस्तान 25 है, तो वो बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई दो राय नहीं। बाकी देखिए क्रिकेट है, दिन की बात होती है, टी20 में भी कभी एक प्लेयर का बल्ला ऐसा चलो तो खेल इधर से उधर हो जाता है। बट अगर हम एक तुलना की बात करें, सारे स्टैट्स देखें, सारे स्किल्स की बात करें, तो उसमें टीम इंडिया बहुत आगे है इस वक्त पाकिस्तान से। ठीक है, एक बार फिर से स्टूडियो में, क्योंकि दो ऐसे हैं यहाँ पर हमारे मौजूद आयुष जो माहौल बिल्कुल पूरी तरीके से बना रहे हैं और इंडिया के लिए अब कुछ हो जाए।